हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 6 की जो आपकी पूर्वी बुक है उसके यूनिट 1 फेबल्स एंड फोक टेल्स का जो थर्ड लेसन है, रामा टू द रेस्क्यू। आज हम कवर करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पार्ट 1 दिखेगा। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस काफ़ी लेंथी थे तो उसको हमने 2 to 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रख लिया है। 2 पार्ट्स में बेसिकली हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, तो आप दोनों ही पार्ट्स देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड इससे पहले हमने इस लेसन का जो एक्सप्लेनेशन का वीडियो है वो रेडी करके आपको दे दिया है। इसी लेसन की जो शॉर्ट समरी का वीडियो है वो भी हमने आपको रेडी करके दे दिया है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जल्दी से देख के आइए। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए, आंसर्स अटेम्प्ट करने के लिए आपको चैप्टर का पता होना, समरी का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो वाले वीडियोज़ आप जल्दी से देखिए सो दैट आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में मेरे साथ लिंक कर पाएँ। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन की मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके घर तक पहुंचा रहे हैं बाय आर वीडियोस। क्वालिटी कंटेंट पहुंच रहा है यहाँ पर। आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी चैनल्स इजीली मिल जाएंगे। एंड इस पर आपको सारी ही क्लासेस, सारे ही टॉप कोर्सेज, ई बुक्स, ई नोट सब कुछ मिल जाएगा। एंड इन सब की जो लिंक्स हैं वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फ्रॉम द चैप्टर रामा टू द रेस्क्यू का पार्ट 1। ओके, क्वेश्चन 1 देखते हैं। वर्क इन पेयर्स टू मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द मीनिंग्स इन कॉलम बी। चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग देम विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। तो आपको पेयर्स में यानी पार्टनर्स के साथ काम करना है और यहाँ पर कॉलम ए गिवन है, उसमें कुछ वर्ड्स हैं, एंड कॉलम बी है जिनमें यहाँ इन वर्ड्स के मीनिंग्स गिवन है। लेकिन ये जो वर्ड्स हैं उनके यहाँ पे मीनिंग्स आमने सामने नहीं दिए हुए हैं। ये जो मीनिंग्स हैं ये जम्बल्ड है यानी उल्टे पुल्टे दिए हैं। आपको कॉलम ए में जो वर्ड है उसके कॉलम बी के साथ जो करेक्ट मीनिंग है उसको उसके साथ आपको मैच करना है। और फिर आपको अपने आंसर्स को अपनी क्लास टीचर और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करके चेक करना है, वेरीफाई करना है कि आपने सही मैच किया है कि नहीं। आप चाहें तो मैच कर सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सही वर्ड के सामने सही मीनिंग को लिख दें, तो वो ज़्यादा क्लैरिटी रहती है उसमें। सबसे पहले कॉलम ए के वर्ड्स देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है वंडर। वंडर यानी आश्चर्य करना, सोचना कि अरे ऐसा कैसा हो सकता है, अरे ये चोर कैसे आया होगा। तो जब आप वंडर करते हो यानी आप इस तरीके से आश्चर्य करते हो। ओके, नेक्स्ट यार्ड। यार्ड मतलब जो आपके घर के बाहर का आंगन है या जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, घर के बाहर का जो एरिया होता है, छोटा सा गार्डन जिसको हम बोलते हैं, उससे हम यार्ड कहते हैं। थर्ड है चैटर। जब आप यूजलेस, बिना काम की बात करते हो, जिसको हिंदी में हम बेसिकली बोलते हैं बकबक करना, उसको हम बोलते हैं चैटर। तो जब आप बकबक करते हो तो बेसिकली सब यूजलेस बातें करते हो, उसमें कोई काम की चीज़ नहीं होती, एंड उसी को हम कहते हैं चैटर। नेक्स्ट वर्ड है इंस्टेड। इंस्टेड हम यूज़ करते हैं जब हम इसकी बजाय बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ आई कैन ड्रिंक दिस कॉफ़ी इंस्टेड ऑफ टी, यानी मैं ये कॉफ़ी पी सकती हूँ बजाय चाय के। तो ये जो बजाय है यानी इंस्टेड का मतलब यहाँ पर वो है हिंदी में। नेक्स्ट क्लोजली मतलब बहुत करीब से। नेक्स्ट परहैप्स। परहैप्स का मतलब होता है शायद। ओके, अब कॉलम बी के वर्ड्स देखते हैं यहाँ पर जो मीनिंग्स है वो। इन प्लेस ऑफ समवन और समथिंग, इसकी जगह पर कोई चीज़ या कोई इंसान। तो इसमें क्लियरली आंसर होगा आपका इंस्टेड, क्योंकि जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि आई कैन ड्रिंक दिस कॉफ़ी इंस्टेड ऑफ टी, यानी मैं इस कॉफ़ी की जगह पर क्या पी सकती हूँ, मैं इस चाय की जगह पर क्या पी सकती हूँ, कॉफ़ी पी सकती हूँ। यस, तो यहाँ पर उसकी जगह पर यानी मैंने चाय की जगह पर किसको चूज़ किया, कॉफ़ी को चूज़ किया, तो इंस्टेड आएगा इन प्लेस ऑफ समथिंग और समवन। ओके, नेक्स्ट है आपका केयरफुली। केयरफुली मतलब बहुत ध्यान से। तो कभी कभी हम बोलते हैं बहुत क्लोजली आप ध्यान दो, क्लोजली आप उस चीज़ को मॉनिटर करो, यानी क्लोजली मतलब बहुत ही केयरफुली, ध्यानपूर्वक। ओके, नेक्स्ट एन एरिया आउटसाइड अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग या किसी घर के बाहर का जो एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आंगन बोलते हैं। बेसिकली आंसर होगा यहाँ पे आपका यार्ड। नेक्स्ट टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। जब आप बहुत लंबे समय तक बात कर रहे हो किन चीज़ों के बारे में, जो अनइम्पॉर्टेंट है यानी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़रूरी बातें नहीं हो, बहुत देर तक अब बक बक करे जा रहे हो, तो उसे हम कहते हैं चैटर।
नेक्स्ट मे बी यानी शायद, तो आप मे बी के लिए जो दूसरा वर्ड है वो यूज़ करते हो परहैप्स। तो परहैप्स शी कैन स्टडी राइट नाउ, शायद वो अभी हाँ इस वक्त पढ़ ले, ऐसा एग्जाम्पल में हम यूज़ करते हैं। तो परहैप्स मतलब मे बी। अ फीलिंग ऑफ सरप्राइज, जब आप वंडर करते हो और आप हैरान होते हो तो आपको सरप्राइज की फीलिंग होती है, यानी ओके अच्छा ऐसा होता है। तो वंडर करते हो जब आप सोचते हो, आप सरप्राइज होते हो कि अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा वो यहाँ पे आई थी क्या, इस टाइप से। तो वंडर मतलब अ फीलिंग ऑफ सरप्राइज। ओके, तो ये मैंने सही वर्ड को सही उसके मीनिंग से मैच कर दिया, यानी कॉलम ए के वर्ड्स को कॉलम बी के मीनिंग से मैंने मैच कर दिया। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मैंने इसको अरेंज्ड फॉर्म में लिखा है, यानी ये सारे वर्ड्स हैं और उनके जस्ट सामने उनके क्या हैं, मीनिंग्स गिवन है। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो और मैच भी कर सकते हैं। जो सही तरीका है वो ये है, आई विल सजेस्ट कि आप ये मेथड यूज करो। ओके, नेक्स्ट, fill in the boxes with suitable words as you read the story. ओके, अब यहाँ पर रामा टू द रेस्क्यू नाम से कुछ यहाँ पर बॉक्सेस गिवन है। बॉक्सेस में कुछ ना कुछ हेडिंग गिवन है, आपको इन बॉक्सेस में फिल करना है। और फिल कहाँ से करना है, जैसे आपने स्टोरी पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा कि इसमें क्या आएगा। तो सबसे पहले बॉक्सेस देख लेते हैं। रामा टू द रेस्क्यू के मेन कैरेक्टर्स बताने की आखिर इस स्टोरी में है कौन कौन। तो मेन कैरेक्टर्स कौन कौन थे, हस्बैंड था, वाइफ था और रामा जो कि कोटवाल था और थीफ, यही 4 मेन कैरेक्टर्स थे। सेटिंग यानी सेटिंग को आप इजी वर्ड्स में कह सकते हो प्लेस। क्या प्लेस दिखाई गई है कहानी में, तो विलेज दिखाया गया है, यस। अदर कैरेक्टर्स, ओके, मेन कैरेक्टर्स में हस्बैंड वाइफ आ जाएंगे, राम आ जाएगा, अदर कैरेक्टर्स में थीफ आ जाएगा। ओके, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मेन कैरेक्टर्स एंड अदर कैरेक्टर्स का कॉलम अलग दिया है, तो आपको डिवाइड करने पड़ेंगे। प्रॉब्लम क्या थी कि उनके घर में चोर घुस के आ गया था। सल्यूशन यानी इसका समस्या का समाधान क्या था कि उन दोनों ने, वाइफ हस्बैंड ने क्या किया, प्लान बनाया और प्लान बनाने के बाद उन्होंने रामा कॉल किया एंड थीफ जो पुलिस था, जो कोटवाल था, उसने आके थीफ को पकड़ा और उनकी जान बचाई। तो ये हमें पता चल गया। अब आपको ये बॉक्सेस फिल अप करने हैं, तो लेट्स चेक आवर आंसर्स। ओके, तो मेन कैरेक्टर्स कौन थे, मैन, उसकी वाइफ और रामा। आप हस्बैंड वाइफ रामा भी लिख सकते हो, आप मैन वाइफ रामा तीनों लिख सकते हो। ओके, अब मेन कैरेक्टर्स में थीफ नहीं आएगा क्योंकि थीफ आपका आ जाएगा अदर कैरेक्टर्स में, क्योंकि मेन तो यही 3 थे, मतलब पिक्चर के हीरो हीरोइन तो यही थे, अदर साइड में आपका अदर कैरेक्टर्स में आपका थीफ आ जाएगा। सेटिंग का मतलब मैंने क्लियरली बताया था कि सेटिंग का मतलब होता है प्लेस, कि ये स्टोरी है उसको कहाँ सेट किया गया, किस जगह का दिखाया गया है, तो इन अ विलेज। नेक्स्ट, प्रॉब्लम क्या थी उनकी, द थीफ वॉज ट्राइंग टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द मनी टू स्टील इट। तो थीफ उनके घर में घुस के आ गया था एंड क्या कर रहा था, वो मनी यानी पैसों की लोकेशन, पैसे कहाँ रखते थे, किस जगह पे रखते थे, वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उसको स्टील कर पाए, पैसों को चुरा पाए। ये प्रॉब्लम थी। अब इसका सल्यूशन क्या निकाला, द 5 स्टार्टेड कॉलिंग आउट रामा द विलेज कोटवाल्स नेम, ही हर्ड हिज नेम एंड कॉट द थीफ। तो जो वाइफ थी, प्लान के मुताबिक उसने रामा का नाम बोलना स्टार्ट किया, स्लोली, लाउडर एंड इवन मोर लाउडर उसने बोलना स्टार्ट किया, बुलाना स्टार्ट किया। अब रामा कौन था, ये विलेज कोटवाल था, यानी गांव का थानेदार था, पुलिसमैन था। उसने अपना नाम सुना कि अच्छा ओके, इस घर से मेरे नाम बार बार पुकारा जा रहा है, एंड फाइनली वो वहाँ पर गया एंड ही कॉट द थीफ को उसने पकड़ लिया और वाइफ हस्बैंड की उसने जान बचा ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड देन आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब यहाँ पर ये कुछ इतनी लाइन्स गिवन हैं और ये लाइन्स जो हैं आपकी स्टोरी में से ही हैं। ये लाइन्स पढ़ी एंड इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनके आपको आंसर्स देने हैं। ओके, मैन, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट, वाइफ, लिसन। तो मैन कहता है अपनी वाइफ से कि व्हाट्स द मैटर, प्रॉब्लम क्या है, तुम किस चीज़ को देख रही हो। तो वाइफ कहती है लिसन, यानी चुप रहो और सुनने की कोशिश करो, माइट भी कुछ आवाज़ आ रही है घर में। मैन कहता है somebody is trying to get in। मैन समझ जाता है कि ऐसा लग रहा है आवाज़ से कि शायद कोई हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। वाइफ कहती है I think he has got in, the noise has stopped।
तो वाइफ कहती है मुझे तो ऐसा लगता है कि वो इंसान ऑलरेडी घर में घुस चुका है, क्योंकि अब आवाज़ बंद हो गई, यानी वो ऑलरेडी घर में है। तो बेसिकली मैन और जो उसकी वाइफ होते हैं वो समझ जाते हैं कि कोई चोर घर में घुस गया है। ओके, अब ये लाइंस हमने देख ली। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स द मैन से द फर्स्ट लाइन। अब ऐसा क्या होता है कि मैन ये फर्स्ट लाइन बोलता है, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट, कि क्या प्रॉब्लम है, तुम क्या देख रही हो। तो ऐसा क्या होता है जो वो अपनी वाइफ से पूछता है। तो ये होता है कि जो वाइफ होती है उसकी बात सुनी नहीं रही होती, वो बता रहा होता है कि अरे आज का दिन बहुत थकावट वाला रहा, तो वाइफ उसकी बात सुनती ही नहीं है, एंड इस वजह से वो पूछता है कि अरे क्या मैटर है, किस चीज़ को देख रही हो। He notices his wife's behavior has changed and she is focused on something alarming. तो वो ये नोटिस करता है, ये ध्यान देता है कि वो बातें किया जा रहा है, लेकिन उसकी वाइफ उसकी बातों का जवाब ही नहीं दे रही। उसके वाइफ का जो बिहेवियर था वो बदल गया था, यानी थोड़ा सा चेंज्ड बिहेवियर दिखाई पड़ रहा था उस दिन उसकी वाइफ का। एंड वो क्या कर रही थी, वो एक ही जगह पे ध्यान लगाई हुई बैठी थी, फोकस लगा के बैठी थी, और ऐसा लग रहा था कि जिस भी चीज़ पर उसने ध्यान लगाया हुआ है वो बहुत अलार्मिंग है। अलार्मिंग यानी कि अलर्ट कर देने वाली चीज़, अलर्टनेस, यानी किसी भी चीज़ पे चौकन्ना होने वाली चीज़ पे ध्यान लगा रही थी कि ओके इट्स टाइम टू बी अलर्ट, केयरफुल, अलार्मिंग, समथिंग इज प्रॉब्लमैटिक। ओके, इसीलिए उसने पूछा कि व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट, क्या प्रॉब्लम है, तुम किस चीज को देख रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है और आपको इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चूज करना है। द वाइफ सेज, लिसन, व्हाट डज द वर्ड मीन हियर। तो वाइफ कहती है लिसन, यानी चुप रहो, सुनने की कोशिश करो। तो इस सेंटेंस में का मतलब क्या है। वैसे हम क्यों बोलते हैं, कोई सो रहा है तो डिस्टर्ब मत करो, बच्चा पढ़ रहा है, अलग अलग सीन में हम ये वर्ड को या इस एक्सप्रेशन को यूज करते हैं। इस लाइन में का मतलब क्या है वो आपको बताना है। तो ऑप्शंस हैं, ए स्लीप, क्या इसका मतलब ये है कि वाइफ ऐसा कह रही है सो जाओ, क्या ये मतलब है, नो। बी हेल्प, क्या उसका मतलब है कि मदद करो, तो किसी को मदद करने के लिए हम क्यों बोलेंगे, यस, तो यहाँ पर हेल्प का मतलब नहीं है। ओके, रेस्ट करने को बोल रही है कि अपने हस्बैंड को कि हो जाओ, रेस्ट करो, आराम करो, नहीं, वो इसलिए भी नहीं बोल रही है। बी साइलेंट, या चुप रहने के लिए बोल रही, तो यस, जो वाइफ है वो साइलेंट रहने के लिए यानी चुप रहने के लिए अपने हस्बैंड को कह रही है कि भाई चुप हो जाओ 1 मिनट के लिए, क्योंकि वो कुछ सुनने की कोशिश कर रही है, उसको लग रहा है कि घर में घुसने की कोई थीफ कोशिश कर रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, बी साइलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू टेल दैट द वाइफ वाज लिसनिंग केयरफुली। आप इस बात को कैसे बोल सकते हैं कि जो वाइफ थी वो किसी चीज को बहुत केयरफुली, बहुत ध्यानपूर्वक सुन रही थी। द वाइफ्स कंसर्न अबाउट द इंसिडेंट प्रूव्स द फैक्ट दैट शी वाज लिसनिंग केयरफुली। ये जो वाइफ का कंसर्न था, ये जो वाइफ की वरी थी, टेंशन, वो वरिड थी, टेंशन में दिखाई पड़ रही थी। उसका हस्बैंड कुछ भी आके उसको बोल रहा था, अरे आज तो बहुत दिन थकावट वाला रहा, ये रहा वो रहा, वो कुछ भी नहीं सुन रही थी। वो बहुत ध्यानपूर्वक कहीं और अपना फोकस लगा के बैठी हुई थी और सुन रही थी, ऐसे कि जैसे कोई बहुत अलार्मिंग, ध्यान देने वाली, कोई चौकन्ना रहने वाली कोई आवाज़ आ रही है। तो ये जो उसका कंसर्न था, जो ये उसकी चिंता थी बेसिकली इस पूरे इंसिडेंट में, वो ये प्रूव करती है इस फैक्ट को, इस सच्चाई को, कि वो बहुत ध्यानपूर्वक सुन रही थी। शी वॉज लिसनिंग very carefully. Okay, okay, next question. अब यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी आपको कुछ ये लाइंस रीड करनी है। अगेन ये लाइंस आपकी लेसन में से ही है। इन लाइंस के बेसिस पर अगेन कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपको आंसर करने हैं। लेट्स रीड दीज लाइंस। रामा, द विलेज कोटवाल, ran to the house from which he heard his name being called. Rama, oh, some thief has dug his way into this house. Okay, तो जो रामा नाम का विलेज कोटवाल था, गांव का जो थानेदार था, वो दौड़ के उस घर की तरफ गया जिस घर से वो अपना नाम
पुकारते हुए सुन पा रहा था कि ओके इस घर से कोई मुझे शायद बुला रहा है एंड शायद मदद के लिए बुला रहा है। जैसे ही रामा वहाँ पहुँचता है तो उसको घर के पिछले हिस्से की जो दीवार होती है वो टूटी हुई नजर आती है और वो देख के समझ जाता है कि ओह मतलब कोई थीफ, कोई चोर यहाँ से अपना रास्ता खोद के यहाँ से गया है, यानी डग करके, यानी घर का पीछे का हिस्सा दरवाजा सॉरी जो दीवार है वो तोड़ के घर में घुस चुका है ऑलरेडी। ओके, तो यहाँ तक लाइन्स हो गई। अब क्वेश्चंस देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइन्स। अब ये लाइन है, एक लाइन गिवन है और साथ में एक ब्लैंक है। आपको सेंटेंस पढ़ के ब्लैंक को फिल अप करना है और फिल कैसे करोगे, इस लाइन्स में से ही किसी वर्ड को चूज करके। ओके, लेट्स रीड द सेंटेंस। द विलेजर्स कॉट द थीफ एंड टुक हिम टू द डैश। जो विलेजर्स थे, जो गांव वाले थे, उन्होंने थीफ को, चोर को पकड़ा और किसके पास लेके गए। तो अगर हम इस लाइन्स में से देखेंगे तो हमें यहाँ पर कोतवाल दिख रहा है या फिर विलेज कोतवाल या पुलिस स्टेशन। ओके, हम पुलिस स्टेशन भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है इंसान पुलिस स्टेशन में ही जाते हैं। अब अगर यहाँ अगर इन्होंने बोला है गिवन लाइन्स में से ही चूज करना है तो यहाँ पर विलेज कोतवाल भी आ सकता है क्योंकि चोर को पकड़ के गांव वाले जाहिर सी बात है पुलिस स्टेशन ही जाएंगे, तो पुलिस स्टेशन गलत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बोला है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइंस, ये जो लाइंस दी हुई हैं इन्हीं में से ही आपको वर्ड चूज करना है। तो उनमें से अगर हम वर्ड चूज करेंगे तो विलेज कोतवाल आएगा कि गाँव के कोतवाल के पास लेकर गए वो थीफ को। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन पढ़ना है और इन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन आपको चूज करना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। What do the words show here? ये जो वर्ड्स एकदम अभी अभी रामा ने बोले थे ना यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं ये क्या दर्शा रहे हैं, उसने ऐसा क्यों बोला। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए, क्या वो सरप्राइज था, शॉक में था कि मतलब यहाँ से कोई गया है चोर अंदर। बी, क्या एंगर में था, गुस्से में था वो, नहीं गुस्से में तो बिल्कुल भी नहीं था। पेन, बहुत दुख, बहुत तकलीफ में थे क्या गांव के कोतवाल रामा, नहीं दुख और पेन में भी नहीं थे। हैप्पीनेस, क्या बहुत खुश थे कि ओ बढ़िया है, अच्छा है, चोर ने पीछे का रास्ता तोड़ के घर में घुस गया है, तो खुश थोड़ी होगा। तो बेसिकली वो ये देख के बहुत सरप्राइज था, शौक था कि ओ मतलब यहाँ से थीफ ने अपना जो दीवार है वो तोड़ के इस तरीके से घर में घुसा है। तो ओ का मतलब यहाँ पे है सरप्राइज होना यानी शॉक में होना। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस question. Next, how can you tell that the कोतवाल was good at his job? आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि जो कोतवाल था यानी जो गांव का विलेज वालों का जो थानेदार था, रामा था, ही वॉज गुड एट हिज जॉब, वो अपने काम में बहुत बढ़िया था, जो भी वो काम कर रहा था बहुत परफेक्टली और बहुत अच्छे से कर रहा था। तो ये बात आप कैसे कह सकते हो, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वो बहुत अलर्ट था। जैसे ही उसको अपना नाम सुनाई पड़ा कि कहीं से मेरा नाम कोई बोल रहा है या कोई ले रहा है, तो फटाफट वो उस तरफ भाग के गया। और जब वो गया तो उसने पूरे घर का मुआयना करा, देखा, चेक किया और देखा कि अच्छा पीछे तरफ की जो वॉल है वो टूटी हुई पड़ी। तो उसको समझ आ गया कि यहाँ से चोर घुसा है। फिर वो भी उसी रास्ते से गया और उसने चोर को रेड हैंडेड यानी रंगे हाथ पकड़ा कि जब वो एक्चुअली चोरी करने की फिराक में था उसी टाइम जाके उसको गर्दन से दबोच लिया, पकड़ लिया। इसको बोलते हैं किसी को रेड हैंडेड पकड़ना। He came quickly once he heard his name and caught the thief. This shows that the कोतवाल was good at his job. तो वो फटाफट आया, जैसे ही उसने अपना नाम सुना उसने बिल्कुल भी देरी नहीं करी, लेट नहीं करा, दौड़ के गया और क्विकली जल्द से जल्द जाके उस थीफ को पकड़ लिया। इससे हमें ये पता चलता है कि जो कोतवाल था वो अपने जॉब में, अपने काम में बहुत परफेक्ट था, बहुत ही बढ़िया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव वन रीजन Why the man and his wife were not able to fall asleep? एक रीज़न दीजिए, एक वजह दीजिए कि क्यों मैन और जो उसकी वाइफ थे वो सो नहीं पा रहे थे। तो वो इसीलिए नहीं सो पा रहे थे क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर वेरी मच इन फेयर, बहुत डर में थे क्योंकि उनको समझ आ गया था कि घर में कोई घुसने की कोशिश कर रहा है या एक्चुअली घुस के आ चुका है, तो वो डर में थे और इसीलिए वो सो नहीं पा रहे थे। The strange sounds coming from their home show that the man and his wife were not able to fall asleep. तो उनके हाउस में से, उनके घर में से स्ट्रेंज साउंड्स यानी अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी जिसकी वजह से वो लोग नहीं सो पा रहे थे, उनको नींद नहीं आ रही थी, उनको ये आइडिया लग रहा था कि कोई घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, What did the thief wish would happen? Did it happen? ऐसी क्या चीज़ थी जिसके लिए थीफ यानी जो वो चोर था वो विश कर रहा था, वो ये उम्मीद कर रहा था कि अरे ऐसा हो जाए, और जो भी वो उम्मीद कर रहा था क्या वो हुआ? तो बेसिकली थीफ वॉज विशिंग, वो ये विश कर रहा था, वो ये उम्मीद कर रहा था कि ये जो हस्बैंड वाइफ हैं ये बातें तो कर रहे हैं, ये अपने मनी के बारे में बातें करें कि ये अपना मनी कहाँ वहाँ रखते हैं, तो मुझे जगह पता चल जाएगी कि ये लोग अपने मनी और वैल्यूएबल थिंग्स कहाँ रखते हैं। और अब वो बातें करना नहीं बंद कर रहे थे, तो एटलीस्ट वो विश कर रहा था कि कम से कम सो तो जाएं, सो जाएंगे तो मैं अपना काम, अपनी चोरी वोरी स्टार्ट करता हूँ। क्या ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हो पाया था, क्योंकि प्लान के मुताबिक उन लोगों ने, हस्बैंड वाइफ ने बहुत तेज तेज रामा रामा बोला, एंड जो गांव का कोतवाल था रामा वो आ गया उनकी जान बचाने के लिए। देन व्हाट हैपेंड? पुलिस थीफ को पकड़ के चली गई। Thief wishes that they talk about their money or they fall asleep. No, it did not happen. तो thief ये विश कर रहा था, ये उम्मीद कर रहा था, इच्छा जाहिर कर रहा था कि वो लोग जो बातें कर रहे हैं, दे शुड टॉक अबाउट देयर मनी, अपने पैसे के बारे में बात करें कि पैसा कहाँ रखा है, कैसे क्या, और नहीं तो एटलीस्ट दे शुड फॉल अस्लीप, और नई बात कर रहे हैं तो सो जाए, एटलीस्ट मैं खुद ढूंढ लूँगा कहाँ पैसा वैसा रखा है, सो जाए तो मैं अपना काम करूँ। क्या ये चीज़ हो पाई थी? नो, इट डिड नॉट हैपन, ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि उससे पहले ही रामा जो गांव का कोतवाल था वो उनकी जान बचाने आ गया एंड थीफ को उनके घर से पकड़ के ले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल? जो मैन था और जो उसकी वाइफ थी उनको मदद कैसे मिली कोतवाल से? हाउ डिड दे गेट द हेल्प फ्रॉम कोतवाल? ओके, द मैन एंड हिज वाइफ गॉट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल, जिसका नाम रामा था, because he heard his name being called when the thief was breaking in. Rama immediately responded, ran to their house and arrested the thief. अब हुआ क्या था कि जैसे ही मैन और उसकी वाइफ को पता चल गया था कि घर में कोई चोर घुस के आ चुका है, तो उन्होंने धीरे से एक प्लान बनाया और बातें करना स्टार्ट करी। वाइफ कहती है कि, हस्बैंड कहता है कि अच्छा हमारे फ्यूचर में अगर कोई बेबी होता है और मान लो वो बॉय होता है तो उसका नाम क्या रखोगी? तो वो कहता है कि मैं रामा रखूँगा, ठीक है। तो वो कहता है कि अच्छा रामा अगर घर में होगा तो कैसे बुलाओगी? तो वो वाइफ धीरे से सॉफ्टली बोलती है रामा रामा। और अगर घर में ना हुआ, बाहर यार्ड में आंगन में हो तो कैसे बुलाओगी? तो वो कहती है मैं और ज़ोर से बुलाऊंगी रामा रामा। फिर उसका हस्बैंड कहता है अच्छा मान लो यार्ड में भी नहीं है, बाहर दूर स्ट्रीट पे सड़क पर है, तब कैसे बुलाओगी? तो वो कहती तब मैं बिल्कुल लाउडली बुलाऊंगी रामा रामा, ताकि वो मेरी आवाज़ सुन ले। अब बेसिकली रामा कौन है? उनके गांव का कोतवाल है, यानी कि थानेदार है, पुलिसमैन है। तो उन लोगों ने कोतवाल से मदद कैसे ली? क्योंकि जैसे ही उसकी वाइफ ज़ोर ज़ोर से रामा रामा कह रही थी, ही हर्ड हिज नेम, रामा ने अपना नाम सुन लिया, और बीइंग कॉल्ड व्हेन द थीफ वाज ब्रेकिंग इन, तो जब थीफ घर में घुस चुका था तो तब ये लोग रामा रामा कह रहे थे, और रामा ने दूर से अपनी आवाज़, अपना नाम सुन लिया और वो आ गया। जैसे ही उसने अपना नाम सुना, इमीडिएटली उसी वक्त तुरंत उसने रिस्पॉन्ड किया, वो दौड़ के उस घर तरफ आया और घर में घुस के उसने देखा तो थीफ था, एंड देन ही अरेस्टेड द थीफ, थीफ को उसने गिरफ्तार कर लिया। तो इस तरीके से मैन और उसकी वाइफ को रामा से, यानी कि जो गांव का कोतवाल था, थानेदार था, उससे मदद प्राप्त हुई, मदद मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स? व्हाई डू यू से सो? क्या आपको लगता है कि क्लेवरनेस करना यानी चालाकी करना, समझदारी दिखाना हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है? अगर ऐसा लगता है तो आपको क्यों लगता है? तो यस, मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन किसी की भी लाइफ में आ सकती है, और इस मैन और उसकी वाइफ ने बहुत क्लेवरली अपनी जान बचाई, क्योंकि हो सकता है कि वो चोर इनको भी हार्म करके जाता, सामान तो ले ही जाता, इनको भी हार्म करके जाता। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना क्लेवरनेस इस्तेमाल किया, अपनी चालाकी, अपनी समझदारी को इस्तेमाल किया, और रामा रामा ज़ोर से बुलाने लगे और गांव की पुलिस को अपने घर पे बुलवा लिया, और इस तरीके से खुद की और अपने सामान की जान बचाई। इस तरीके के सिचुएशंस में कई बार लोग अपना पेशेंस खो बैठते हैं, यानी पैनिक होने लगते हैं, घबराने लगते हैं। कई लोग गुस्सा होने लगते हैं एक दूसरे पर, अरे तुम्हारी वजह से हुआ, अरे तो मैंने तो बोला था। मतलब सल्यूशंस नहीं ढूंढते, गुस्सा करते हैं और अपना टाइम वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। आपको इन सिचुएशंस में बहुत काम रहना है और सल्यूशन सोचना है कि कैसे मैं मदद कर सकता हूँ खुद की और अपनी फैमिली की। यस,
तो यस, इस तरीके की सिचुएशंस में क्लेवरनेस दिखाना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो पाती हैं। यस, cleverness can help us solve problems. In the story, the husband, the wife and Rama's alertness and quick thinking solved the problem of the thief breaking into the house. तो वो कह रहे हैं कि यस भाई, क्लेवरनेस यानी चालाकी दिखाना, इस तरीके की सिचुएशंस में समझदारी दिखाना बिल्कुल हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। और अगर हम स्टोरी की बात करें तो स्टोरी में जो हस्बैंड था, जो वाइफ थी और जो रामा की अलर्टनेस थी, यानी इन तीनों की जो अलर्टनेस, चौकन्ना, सावधान रहने वाली जो सिचुएशन थी, और इन्होंने बहुत क्विक थिंकिंग करी, यानी दोनों वाइफ हस्बैंड ने बहुत जल्दी सोच के एक सोल्यूशन निकाला अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और इससे क्या हुआ, इससे उन्होंने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ये प्रॉब्लम की जो थीफ था वो ब्रेक इन, यानी घर के पीछे हिस्से की जो दीवार थी वो तोड़ के घर में घुस चुका था, तो ये प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व कर ली। क्लेवरनेस इन्वॉल्व्स बीइंग रिसोर्सफुल। अब ये पूछ रहे हैं व्हाई डू यू से सो, कि आप इसका रीज़न ये क्यों दे रहे हो, बताइए। तो इसका रीज़न ये है, यहाँ से है आंसर। क्लेवरनेस इन्वॉल्व्स बीइंग रिसोर्सफुल, ऑब्जर्वेंट एंड मेकिंग वाइज डिसीजंस विच आर ऑफन नेसेसरी टू ओवरकम चैलेंजेस इफेक्टिवली। तो लाइफ में अगर आपके कोई चैलेंजेस आ जाते हैं, यानी कोई अगर इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी रहती हैं और आपको उसको ओवरकम करना है, यानी उस प्रॉब्लम से उभर के बाहर आना है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो आपको क्लेवरनेस दिखानी पड़ेगी। और क्लेवरनेस का मतलब क्या होता है, क्लेवरनेस क्या इन्वॉल्व करता है, बीइंग रिसोर्सफुल, कि आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए आसपास जिससे आप अपनी मदद करो। अब यहाँ पर वाइफ हस्बैंड ने क्या रिसोर्स यूज़ किया, अपनी प्लानिंग, अपना दिमाग यूज़ किया और आवाज़ यूज़ करी ज़ोर से, ताकि वो रामा को आवाज़ दे पाए। आपको ऑब्जर्वेंट भी होना पड़ेगा। ऑब्जर्वेंट यानी एक ऐसा इंसान जो चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है, ध्यान देता है, नोटिस करते है कि अच्छा ऐसा हो रहा है, अच्छा ऐसा हुआ होगा तभी ये अभी हो रहा है, तो आपको ऑब्जर्वेंट होना पड़ेगा। स्टोरी में जो वाइफ थी वो बहुत ऑब्जर्वेंट थी, उसने बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया, सुना कि ओके आवाज़ कहाँ से आ रही है, और वही पकड़ पाई कि अच्छा इसका मतलब घर में शायद कोई घुस रहा है। और इन सिचुएशंस में यू हैव टू मेक वाइज डिसीजन। जो भी आप फैसला लो आपको बहुत समझदारी से लेना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी लाइफ और डेथ सिचुएशन भी आ जाती है, तो आपको वाइज डिसीजंस लेने पड़ेंगे, तब जाके आप अपनी लाइफ के जो चैलेंजेस है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको ओवरकम कर पाओगे, यानी इन प्रॉब्लम से ऊपर उठ पाओगे, सॉल्व कर पाओगे इफेक्टिवली, यानी बहुत बढ़िया तरीके से। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग लाइन्स। अब यहाँ पर कुछ लाइन्स गिवन है, उसको रीड करना है। इन लाइन्स में कुछ वर्ड्स इस तरीके से हाईलाइट करे हुए हैं, इन पर आपको ध्यान देना है। सेंटेंसेस रीड करते हैं। आई एम फीलिंग सो स्लीपी, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं स्लीपी फील कर रही हूँ। इट्स अ थीफ, अरे वो तो एक चोर है। दे आर अवेक, वो लोग जाग रहे हैं। तो अगर आप इन लाइन्स को पढ़ें, समझें और इन हाईलाइटेड वर्ड्स पर ध्यान दें, तो आपको सारे ही ये वर्ड्स कौन से दिख रहे हैं, अपॉस्ट्रोफी वाले। जो आपको ये छोटा सा ऊपर की तरफ एक कॉमा दिख रहा है ना, इसको हम अपॉस्ट्रोफी कहते हैं। ये दिस इज द स्पेलिंग ऑफ अपॉस्ट्रोफी। जो ऊपर की तरफ कॉमा लगता है उसे हम अपॉस्ट्रोफी कहते हैं। तो ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ वर्ड्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म भी कहते हैं, तो इनको हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ वर्ड्स कहते हैं। यानी बड़े वर्ड्स को जब आप शॉर्ट में लिखते हो तो इसे हम इस तरीके से कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहते हैं। अब अगर इन वर्ड्स का हम थोड़ा सा बड़ा फॉर्म देखें तो कैसे होगा। ये आई एम जो लिखा है इसका मतलब होता है आई एम। इट्स जो लिखा है इसका मतलब होता है इट इज। और जो ये दे आर लिखा है इसका मतलब होता है दे आर। जब हम रीड करते हैं तो हम रीड तो इसी तरीके से ही करते हैं, लेकिन लिखते इस तरीके से हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। तो ये वाले जो वर्ड्स हैं, अब जो मैंने इनको फुल फॉर्म में लिख दिए हैं, इनको हम बोलते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म। ओके, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मतलब उस वर्ड के शॉर्ट फॉर्म, और एक्सपैंडेड फॉर्म मतलब जब आप खोल के उसको पूरा फुल फॉर्म में लिखते हो उसे हम एक्सपैंडेड फॉर्म कहते हैं, जिसको ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ फुल फॉर्म भी कहते हैं।
अब जब अगर आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखना है यानी इसी वर्ड्स के शॉर्ट फॉर्म लिखने हैं तो आप क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे अपोस्ट्रोफी, यानी ऊपर से जो वो छोटा सा कॉमा आता है, कॉमा तो खैर नीचे आता है, ऊपर वाला जो वो कॉमा होता है उसको हम अपोस्ट्रोफी कहते हैं, तो हम अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। ओके, द हाईलाइटेड वर्ड्स गिवन इन द अबव सेंटेंसेस हैव वन लेटर मिसिंग इन ईच। अब ये जितने भी वर्ड्स हाईलाइटेड हैं, अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो और इनके एक्सपैंडेड फॉर्म को देखेंगे तो अपोस्ट्रोफी की जगह एक वर्ड है जो मिसिंग है, यानी आई एम में अगर आप देखें तो आई लिखा है, एम का ए मिसिंग है और उसकी जगह क्या लगा हुआ है, अपोस्ट्रोफी। इट इज में अगर आप देखें तो यहाँ पे इट तो पूरा लिखा है लेकिन जो इज है उसका आई मिसिंग है और उसकी जगह पे क्या लगा हुआ है, ये अपोस्ट्रोफी लगा है। दे आर में अगर आप देखेंगे तो दे तो ठीक है लेकिन आर का ए मिसिंग है और उस ए की जगह क्या लगा हुआ है, अपोस्ट्रोफी लिखा हुआ है, अपोस्ट्रोफी लगाया हुआ है। तो आप ध्यान देंगे कि एक ना एक लेटर जरूर मिसिंग है हर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यानी हर शॉर्ट फॉर्म में। व्हाट आर दे, शेयर देम विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स। तो आखिर ये है क्या, जो भी है अगर आपको और इस तरीके के वर्ड्स आते तो अपनी क्लास टीचर के साथ और अपने क्लासमेट्स के साथ आपको शेयर करना है। ओके, नाउ राइट द फुल वर्ड्स विद देयर मिसिंग लेटर। ओके, अब आपको यहाँ पे इन्हीं सेंटेंसेस में आपको फुल वर्ड्स लिखने हैं यानी एक्सपैंडेड फॉर्म लिखना है। बेसिकली ये लिखना है आपको, वो जो मिसिंग वर्ड है उसको भी अब ऐड करके लिखना है। तो डैश फीलिंग सो स्लीपी, आई एम फीलिंग सो स्लीपी, तो ये आपने फुल फॉर्म लिख दिया यानी एक्सपैंडेड फॉर्म लिख दिया। ये क्या था, शॉर्ट फॉर्म था यानी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म था और उसमें हमेशा अपोस्ट्रोफी आता है और अपोस्ट्रोफी की जगह बेसिकली वो लेटर मिसिंग होता है इसलिए वहाँ पे हम अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। नेक्स्ट, डैश अ थीफ, तो इट इज अ थीफ, तो फुल फॉर्म अगर हम देखें तो क्या है, इट इज अ थीफ। नेक्स्ट सेंटेंस, डैश अवेक, दे आर अवेक, तो पूरा लिखेंगे दे आर अवेक। तो बेसिकली जो शॉर्ट फॉर्म वाले वर्ड्स होते हैं उन्हें हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहते हैं, इसमें अपोस्ट्रोफी लगता है और जहाँ अपोस्ट्रोफी लगता है वहाँ पर कहीं ना कहीं एक लेटर ज़रूर मिसिंग होता है इसलिए उसकी जगह अपोस्ट्रोफी लगता है। और ये रहे उनके एक्सपैंडेड फॉर्म यानी कि फुल फॉर्म्स। इन्हीं वर्ड्स को इस तरीके से फुल फॉर्म में लिखते हैं। अब अगर मैं रीड जब करूंगी तो मैं आई एम ही बोलूंगी, इट इज ही बोलूंगी, दे आर ही बोलूंगी, दे आर नहीं बोलूंगी, इट इज नहीं बोलूंगी, आई एम नहीं बोलूंगी, पूरा पूरा ही रीड करूंगी क्योंकि मुझे पता है कि इसके फुल फॉर्म का जो प्रोनाउंसिएशन है मुझे वही यूज करना है। तो लिखने में शॉर्ट लेकिन जब प्रोनाउंस करेंगे, जब मुंह से बोलेंगे, रीड करेंगे तो पूरा जो वो वर्ड है उसको एक्चुअली वैसा ही रीड करेंगे। ओके, expand the following words. 2 examples have been done for you. Use the contracted form of these words in sentences of your own. अब यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स गिवन है यानी कि वही शॉर्ट फॉर्म वाले वर्ड्स गिवन है जिसमें अपोस्ट्रोफीज गिवन है यानी कहीं ना कहीं एक लेटर मिसिंग है जिसकी जगह अपोस्ट्रोफी वहाँ पर यूज करी हुई है। आपको यहाँ पर उसका एक्सपैंडेड फॉर्म यानी कि जो फुल फॉर्म है, यानी कि जो फुल फॉर्म है इन्हीं वर्ड्स का वो लिखना है और उसके बाद आपको उन्हीं वर्ड्स के क्या बनाने हैं, यहाँ पर सेंटेंस फ्रेम करने हैं। ओके, तो सबसे पहले और 2 एग्जाम्पल के तौर में उन्होंने 2 आपको आंसर्स ऑलरेडी गिवन आपको दिए हुए रखे। तो व्हाट्स का फुल फॉर्म होता है व्हाट इज, तो यहाँ पे क्या लेटर मिसिंग है, इज का आई मिसिंग है जिसकी जगह अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है। आप कोई सा भी लेटर नहीं हटा सकते, उसके भी प्रॉपर रूल्स होते हैं। जो वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में, लिटरेचर में अपोस्ट्रोफी की जगह मतलब जहाँ यूज होता है वो ही कर सकते हो, वो आपको याद होना जरूरी है। कोई सा भी लेटर आप उड़ा नहीं सकते हो कि अरे इसको हटा दो अपोस्ट्रोफी लगा दो, वी कैन नॉट डू दैट। आइल, आइल का मतलब होता है आई विल, आइड का मतलब होता है आई वुड, व्हील का मतलब होता है वी विल, दैट्स का मतलब होता है दैट इज, वीर का मतलब होता है वी आर, डोंट का मतलब होता है डू नॉट, यूल का मतलब होता है यू विल और मस्ट का मतलब होता है मस्ट हैव। ये ऑलरेडी गिवन थे 2 एग्जांपल्स आपके। तो अगर मस्ट हैव में भी अगर आप देखेंगे तो एच और ए यहाँ पे 2 लेटर्स मिसिंग है और उनकी जगह पर एक अपोस्ट्रोफी है। अब कुछ लोगों को ये डाउट हो सकता है कि भाई मैम 2 लेटर्स मिसिंग है तो क्या 2 अपोस्ट्रोफी आएंगे? नहीं, अगर 2 लेटर भी मिसिंग है, 3 या 4 या 5 लेटर्स भी मिसिंग है तो उन सब मिसिंग जगह, मिसिंग लेटर्स के लिए एक ही अपोस्ट्रोफी आएगा, बहुत सारे अपोस्ट्रोफी नहीं आते हैं। ओके, चलिए अगर आप इनके आंसर्स अगर हम चेक करें एक बार तो ये रहे आपके वही कंट्रैक्टेड वर्ड्स। अब इनके एक्सपैंडेड फॉर्म्स देखते हैं।
व्हाट्स का है व्हाट इज ऑलरेडी गिवन था, आइल का है आई विल, अगेन यहाँ पे W और I मिसिंग था तो उसकी जगह पे हमने एक ही अपॉस्ट्रोफी यूज किया है। आइड का है आई हैड, ओके, तो H और A मिसिंग था, एक अपॉस्ट्रोफी लगाए। व्हील का होता है वी विल, अगेन WI मिसिंग था, एक अपॉस्ट्रोफी लगाए। दैट्स का होता है दैट इज, इसका I मिसिंग है तो वहां पे हमने एक अपॉस्ट्रोफी लगा दिया। वियर होता है वी आर, हम वियर नहीं बोलते, हम रीड वी आर ही करेंगे, तो वी आर होता है वी आर, ए मिसिंग है अपॉस्ट्रोफी। डोंट होता है डू नॉट, तो अगेन ओ मिसिंग है इसलिए वहां पे अपॉस्ट्रोफी। यूल होता है यू विल, तो यहाँ पे WI हटा दिया हमने और यहाँ पे एक अपॉस्ट्रोफी लगा दिया। मस्ट एन अपॉस्ट्रोफी VE, यानी वो मस्ट हैव होता है, तो HA हमने हटा दिया और वहां पे हमने एक अपॉस्ट्रोफी लगा दिया। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स हैं, ये जो शॉर्ट फॉर्म वाले वर्ड्स हैं, इन्हीं वर्ड्स को यूज करके आपको क्या करना है, यहाँ पर सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं, अपने सेंटेंसेस बनाने हैं। तो एक बार सेंटेंसेस देख लेते हैं। व्हाट्स है तो व्हाट्स योर फेवरेट कलर, आपका फेवरेट कलर क्या है, क्वेश्चन मार्क, तो आपने ये व्हाट्स वर्ड यूज कर लिया। I'll meet you at the park later, I'll भी बोल सकते हो, I will भी बोल सकते हो, दोनों ही प्रोनाउंसिएशंस करेक्ट हैं। मैं आपको पार्क में थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। I'd love to go on vacation this summer, तो मैं इस समर वेकेशन पे, समर सीजन में वेकेशन पे जाना, छुट्टियों पे जाना मुझे बहुत पसंद आएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो आपने ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज कर लिया। We'll go shopping tomorrow, हम लोग कल शॉपिंग पर जाएंगे, तो will या we will, क्योंकि will यहाँ पे will का मतलब क्या होता है, we will ही होता है ना, यानी आप will कब यूज करते हो, फ्यूचर के लिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे tomorrow वर्ड यूज कर लिया है। That's a beautiful sunset, ये एक बहुत बढ़िया सनसेट है, सूर्यास्त का समय है, जब सूरज ढल जाता है और रात या शाम होने का टाइम होता है, तो ये that's यूज हो गया। We are going to the beach this weekend, इस वीकेंड यानी इस हफ्ते की जो सैटरडे संडे छुट्टी पड़ेगी उसमें हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग बीच में जाएंगे, तो we're मतलब we are, ओके। आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड, मुझे स्पाइसी खाना, मिर्ची वाला खाना नहीं पसंद है, तो डोंट वाला आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं अपना कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। यूल एंजॉय द मूवी, इट्स वेरी फनी, तो यूल या यू विल दोनों ही आप यूज कर सकते हो प्रोनाउंसिएशन में, कि आप एंजॉय करोगे और अब ये वाली मूवी बहुत फनी मूवी है, बहुत कॉमेडी मूवी है, तो ये आपने कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड यूज किया है। शी मस्ट हैव फॉरगॉटन हर कीज एट होम, उसने पक्की बात है अपनी कीज, अपनी चाबियां घर पर ही भूल गई होगी, तो आपने यहाँ पे मस्ट हैव, आप मस्ट हैव नहीं बोलोगे यहाँ पे, शी मस्ट हैव, आप बोलोगे हैव ही, आपको HAVE पूरा नहीं दिखेगा, लेकिन आप प्रोनाउंस मस्ट हैव पूरा ही बोलोगे। तो इस तरीके के अलग अलग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ वर्ड्स होते हैं, जिनके एक्सपैंडेड फॉर्म ये होते हैं, और इनको इस तरीके से आप सेंटेंसेस में यूज़ करते हो, और किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन आपको करना है वो प्रोनाउंसिएशन भी मैंने आपको क्लियरली अभी अभी बता दिया। आगे आने वाली क्लासेस में इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स आएंगे और आपको यूज़ भी करना पड़ेगा अपनी स्पोकन इंग्लिश में और वाइल राइटिंग, तो आपको ये सब की प्रैक्टिस करते रहने चलना चाहिए, ताकि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। So children, with this we come to the end of this session. I hope आपको NCERT solutions का पार्ट 1 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे के जो हमारे NCERT के solutions हैं, जो पूरी exercises हैं, activities हैं, वो सब हम पार्ट 2 में देखेंगे, because it was going too lengthy, so I divided it in 2 parts. तो आपको मेरा पार्ट 2 भी देखना बिल्कुल नहीं भूलना है। इसी के साथ मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको सभी टॉप कोर्सेज मिल जाएंगे। आप चाहें तो हमारे यूट्यूब के चैनल पे अपने वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो वेबसाइट पर जाइए, विच इज़ www.magnetbrains.com। वहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सभी लैंग्वेजेस के चैनल्स पर आपको हमारे वीडियोस मिल जाएंगे, चाहे CBSE बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, या इसके अलावा वैदिक मैथ्स या स्पेशल कोई क्रैश कोर्स करना है, या स्पेशल स्पोकन इंग्लिश के जो आपको लेसन्स अगर आपको देखने हैं, इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखना है, तो वो सब आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर अवेलेबल मिलेगा। साथ ही साथ इन सभी की आपको नोट्स मिल जाएंगी, बुक्स मिल जाएगी, और इन सभी के जो लिंक्स हैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड इसी के साथ स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।